नमस्कार, शुक्रिया आपका साथ देने के लिए। और क्लियरली एक तरफा गिरावट अब यहाँ पर सोयाबीन के प्राइसेस में देखने को मिली है। यूएस में 4 साल के लोज पर, भारतीय बाजारों में 10 साल के लोज पर अब सोयाबीन के प्राइसेस। ऑफ कोर्स जो प्रेशर है वो सब तरफ से यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। सेंटिमेंट पूरी तरह से यहाँ पर वीक है। यहाँ से कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? आप प्राइसेस की बात यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड है यहाँ पर, जिस तरह की बेरिशनेस है, कितनी और बरकरार रहती है? देखिए, सबके सामने फैक्ट्स हैं कि सोयाबीन की उपज कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ग्लोबल सप्लाई कितनी है सोयाबीन की बढ़ी हुई। तो सब मिला के कोई ऐसा फैक्टर नजर ही नहीं आ रहा अभी, और सरकार कोई बात अभी शायद वहां तक पहुंच नहीं पा रही है कि ये स्थिति ऐसी है जहां पे तुरंत कुछ एक्शन लेना जरूरी है सोयाबीन की प्राइसेस को थोड़ा ऊपर लाने के लिए, क्योंकि अभी अभी प्राइस इतनी गिर चुकी है। और अगर ऐसे ही बना रहा, जैसे अमेरिका की क्रॉप बहुत अच्छी है, हमारी क्रॉप अच्छी है, तो ये और भी कहीं नीचे चली गई तो किसान तो बिल्कुल एकदम उसका बहुत ही बुरा धोखा हो जाएगा। तो लेकिन मुझे अभी कुछ भी फैक्टर ऐसा लगता नहीं है, ना कहीं से कुछ दिखाई देता है जिससे प्राइस को प्रॉप मिल सके। तो अभी तो प्राइसेस कहीं ऊंची दिखती बढ़ती दिखाई देती नहीं है। अभी फसल आने वाली है अक्टूबर में, अगर ऐसे ही बना रहा तो फिर मार्केटिंग के टाइम पे क्या होगा, नई फसल के टाइम पे मुझे नहीं मालूम। मैं तो बड़ा चिंतित हूँ सोच के कि क्या हो सकता है। मिस्टर पाठक, एक अगर क्विक मैथ्स यहाँ पर करना चाहें कि सोयाबीन की एमएसपी कितनी है, फिलहाल मंडियों में एमपी में किस तरह के भाव चल रहे हैं, और तीसरी बात इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी है, लागत क्या है? देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैं सीएसपी कॉस्ट पे जाता हूँ वो करीब 3100 रुपए है। उसके हिसाब से उन्होंने 4892 रुपए एमएसपी निकाली हुई है। मंडी में जो भाव इस वक्त चल रहा है वो 41-42 रुपए चल रहा है, जो कि बहुत कम है, एमएसपी से 600 रुपए कम है। ऑब्वियसली प्लांट तक जाते जाते करीब 200-250 रुपए भाव बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें और चीजें शामिल होती है, मंडी टैक्स भी उसमें लगता है। तो सब मिला के ये जो मंडी भाव अभी चल रहा है 41-42 रुपए, ये कहीं से प्रॉप होता दिखता नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने आपको बता दी 3162 रुपए है। किसान डेफिनेटली ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। खाद के दाम बढ़ रहे हैं, दवाई के दाम बढ़ रहे हैं, लेबर के दाम बढ़ रहे हैं, पानी के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली बढ़ रही है। सब तरफ से किसान के ऊपर मार है, और उसकी उपज का दाम जो है वो हम उसको ऊपर नहीं लेके आ पा रहे हैं, एक रीजनेबल लेवल तक भी नहीं आ पा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। अब मुझे नहीं पता आप इसमें कैसे मदद करेंगे, कुछ करके दिखाइए ना। इसीलिए आपसे यहाँ पर बात हो रही है, इसी को बात हम आगे पुश भी करने वाले हैं मिस्टर पाठक। तो जैसे आपने कहा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जिस तरह का एमएसपी है और जिस तरह के भाव यहाँ पर चल रहे हैं, तो क्लियरली एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन नजर आता है। जिस तरह का हमने सस्ता इंपोर्ट यहाँ पर होता हुआ देखा है, और हमें मालूम है कि काफी एसोसिएशंस यहाँ पर लगातार सरकार से बात करती रही हैं, अब वहां से क्या सुनना है? क्योंकि पहले इलेक्शन की बात हो रही थी, उसके बाद था कि ठीक है मॉनसून और बुआई एक बार हो जाने दीजिए। अब ये सुनने में आ रहा है कि फेस्टिवल से पहले कंज्यूमर्स को महंगे भाव यहाँ पर देखने को नहीं दिए जाएंगे। तो क्लियरली एक खिंचता हुआ सा मामला है। लेकिन आपको लगता है अक्टूबर तक, और वो बिल्कुल दिवाली से पहले होगा, क्या क्या सेंस है, क्या बातचीत आपकी हो रही है? मुझे लगता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कहाँ है मुझे तो नहीं मालूम, समझ में आ रहा कि भाव कितने कम करने हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए कि कितने भाव चाहिए। अगर तेल फ्री में देना है तो फिर तेल फ्री में मुफ्त में मंगा लेते हैं। कोई जरूरत ही नहीं है, सरकार को पूरा सब्सिडाइज कर देना चाहिए। कोई चीज का कितना भाव होना चाहिए, उसको कोई रीजनेबलनेस होनी चाहिए। अभी तो रीजनेबलनेस भी नहीं है। सोयाबीन का क्रूड का भाव 88 रुपए था कल, जो कि इतना ऑल टाइम लो है। मतलब सब चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सोयाबीन के तेल का दाम नहीं बढ़ रहा। मील के भाव कम है, सोयाबीन के भाव कम है। सरकार फेस्टिवल की अगर बात करे भी तो इतना तेल हमने इंपोर्ट कर लिया है पिछले 2 महीने में कि कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है, कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। और अगर मैं अपनी डेली एक एक आम घर का खर्चा देखूं, तो अगर 15 किलो आदमी खाता है और घर में 5 लोग हैं, तो साल में 75 किलो तेल चाहिए उसको। जी। नहीं, 15 किलो महीने का चाहिए, 5 किलो का चाहिए, 15-15 75 किलो चाहिए। अब 75 तो किलो तेल पे अगर आई गेट दैट 10 मिस्टर पाठक, खाली एक चीज बताइए, अगर हमें सरकार, आप सरकार से बात कर रहे हैं, अगर हम सरकार से बात कर रहे हैं, तो वो क्या एक चीज है जो आप सरकार को बोलना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या वो ऑप्शन है जिसकी वजह से ये पूरी जो चीज है, जो पूरा कंसर्न है, ये कहीं कहीं हैंडल हो जाए? 3 चीजें। नंबर जी। 1, इंक्रीज जी। ड्यूटी इमीडिएटली। नंबर 2, भावांतर लागू करें, प्राइस डिफरेंस रिम्बर्समेंट सिस्टम है उसको तुरंत लाए सरकार। और तीसरा, सरकार जो कर सकती है वो सरकार खुद 15-20-25 लाख टन सोयाबीन खरीदे, ताकि सोयाबीन के भाव को, ये 3 के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि भाव को प्रॉप मिल सके कंसीडरिंग द करंट डिमांड सप्लाई सिचुएशन। ये 3 काम सरकार कर सकती है।
ये तीनों में से किसी का मिक्स कर सकती है, तीनों कर सकती है, एक कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि सरकार क्या करना चाहती है। मुझे लगता है इंपोर्ट पे रोक लगाने के लिए शायद ड्यूटी बढ़ाना सबसे बढ़िया काम रहेगा। उसमें सरकार का कोई खर्चा भी नहीं है, सरकार की आमदनी बढ़ेगी। और मिस्टर जितना पाठक, एक चीज बताइए, अगर इंपोर्ट इतना सस्ता है और फायदेमंद भी नहीं है तो अभी भी इंपोर्ट क्यों हो रहा है? मतलब आई अंडरस्टैंड कि एक डंपिंग वाली चीज होती है, लेकिन इंडियन ट्रेडर्स ही तो ये इंपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको पता है किन क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जितना तेल सस्ता आएगा उतना ज्यादा लोग खाएंगे भी। आफ्टर इतना तेल आ रहा है उसको लोग खा भी रहे हैं। और डंपिंग बाहर के मुल्कों में तेल की सप्लाई इतनी बढ़ी हुई है, जो पाम ऑयल है इतना ज्यादा आ रहा है, अर्जेंटीना, ब्राजील सबके पास तेल है, तो यहाँ पे डंप हो रहा है। और शायद कुछ लोग शायद इस उम्मीद में बैठे हों कि तेल बहुत सारा मंगा लेते हैं, बाद में तो आप भाव कहेंगे कहीं ना बढ़ेंगे। कहीं ट्रेड की भी दिक्कत है यहाँ पर? हमें एक बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वहां से भी बिल्कुल, बनती है। बिल्कुल। ट्रेड इज नॉट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली ऑल्सो बाई बाइंग सो मच ऑयल। करेक्ट है। जी, एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सटीक बात यहाँ पर करने के लिए। ऑफ कोर्स आशा यही है और हम भी यही कोशिश करेंगे कि इसको पुश करें, इस कॉन्वर्सेशन को सरकार के समक्ष, और चाहें कि वो इसको कैसे देखते हैं और वहां से किस तरह के आंसर्स और सॉल्यूशंस यहाँ पर निकल के आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जब एग्री की बात है, ऑफकोर्स खाने के तेलों में इश्यूज काफी सारे हैं, लेकिन आपकी क्या सेंस है, कहाँ पर एक टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बन सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो पूरे एग्री पैक में कल का जो सीन था तो ऐसा ही लग रहा था कि मार्केट में एग्री के कोई बायर्स ही नहीं है, क्योंकि कल हमने सारी कमोडिटी में फॉल आते हुए देखा। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी हमने काफी अच्छा फॉल आते हुए देखा। खास करके हमने कच्चे तेल में जिस ढंग से गिरावट बन रही है, हमने देखा पाम ऑयल वापस 3800 रिंगिट के करीब पहुंच चुका है, जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने सभी ऑयल कॉम्प्लेक्स पे भी आते हुए देखा। कमिंग बैक अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि दो कमोडिटी मुझे लगता है, बाकी में वॉल्यूम्स काफी कम है। एक है कैस्टर के अगर हम फंडामेंटल्स काफी थोड़े बहुत सपोर्टिव दिखाई देने लग गए हैं। कैस्टर डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बाउंस वापस देखने मिल सकता है, जो 6400-6500 तक का लेवल दिख सकता है। वहीं हमने कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखी इन एंटीसिपेट के। इस बार सप्लाई थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही है, बट एक सीजनैलिटी जो 10 साल की बताते हैं कि सितंबर में हमेशा एक सप्लाई अच्छी आ भी जाती है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है 3300-3320 का एक ऐसा जोन बन चुका है जिसके ऊपर भाव सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3380 का रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने का भी व्यू लेके चलते हैं तो मुझे इसमें काफी बड़ी गिरावट दिख रही है, क्योंकि एक सीजनैलिटी भी दिखाता है और साथ में सप्लाई भी आगे बनती हुई दिखेगी। तेल के भाव में भी कमी है और ऊंचे भाव पे डिमांड नहीं है। तो ये दो कमोडिटी मुझे लगती है कि एक सेफ बेट रह सकती है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर जैक्सन होल की मीटिंग से पहले के ट्रेड्स की बात करें, आज और कल आप यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स में टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ ढूंढेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रेशियस मेटल की बात करें तो हमने पिछले 1 हफ्ते में या पिछले 2 महीने की बात करें तो $250 की तेजी हमने गोल्ड में ऑलरेडी आते हुए देखी है। चांदी अब तक सबड्यू रहा है क्योंकि डिमांड सिनेरियो अभी भी बना हुआ है, $30 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। कल के मिनट्स के बाद ये चीज तो क्लियर है कि सितंबर में अब 0.25 नहीं 0.5 का रेट कट होगा और ईयर एंड तक हम 1% तक का रेट कट देख सकते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर गोल्ड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। हाँ, सीज फायर की न्यूज की वजह से हमने देखा कि हायर साइड कैप हो रहे हैं, बार बार में प्राइजेस $2500 के नीचे आने की कोशिश कर रही है। मे बी जैक्सन होल की जो स्पीच है वो और ज्यादा क्लैरिटी दिखाई देगी, तो हो सकता है टेक्निकली हम थोड़ा बहुत पुल बैक देख पाए, बट कुल मिलाकर मुझे लगता है डाउन साइड बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। अगर हम एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन का व्यू लेके चले तो 71-300-400 अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए। 71,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इमीडिएट टारगेट मुझे 72-200 लग रहा है, बट ध्यान रखिए अगर 72-200 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेस पे मार्केट होल्ड कर जाता है तो एक अच्छी रैली फिर से स्टार्ट करेगी, क्योंकि नया ट्रिगर मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो $30 डेफिनेटली एक ट्रिगर बन चुका है। जब तक 30 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट 28.5 से $30 के बीच में रहेगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब ठहराव दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट ले रहा है। चांदी में भी मुझे लगता है मार्केट में फेल हो रही है बार बार में 85-500 के ऊपर जाने में, बट फंडामेंटल अच्छे ही हैं। तो 84-400 के करीब लेके चलिए, 83-800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 85-500 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट बी कॉशियस, क्योंकि अगला 2 दिन आज और कल मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद है। ओके, एब्सोल्युटली, काफी वॉलेटाइल मूव्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 24-48 घंटे में, जब तक जैक्सन होल की मीटिंग आके नहीं चली जाती और बाजार ऑफ कोर्स उसको भी रिएक्ट करेगा ये हफ्ता खत्म होने से पहले। अजय, बता
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।